Welcome to Study Next Exam 1.0. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 सितंबर सन 2023। 5 सितंबर सन 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नेक्स्ट एग्जाम 1.0 से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उस सरकारी योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीद के समय चालान पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए चालान प्रोत्साहन योजना शुरू की है। सरकार ने उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक नई योजना शुरू की है। ये हरियाणा, असम, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी में शुरू की गई योजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ 10 लाख और 10,000 जीतने का मौका देती है। इस ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान की न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा जारी किए गए सभी चालान योजना के लिए पात्र होंगे और 1 माह में एक व्यक्ति से अधिक 25 चालान पर विचार किया जाएगा। यह योजना 1 साल के लिए शुरू की गई है और बाद में यह तय किया जा सकता है कि इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है या नहीं। यह योजना खरीदारी के समय चालान पर जोर देने की आदत विकसित करने के लिए बनाई गई है, जिसके उपभोक्ताओं को खुरदरा स्तर पर एक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के अलावा बिक्री के बाद ग्राहक सहायता, उत्पाद प्रतिस्थापन या रिफंड का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ यूलिप फंड लॉन्च किया है? बजाज आलियांज लाइफ ने गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ यूलिप फंड लॉन्च किया है। बजाज आलियांज लाइफ ने यूलिप सेगमेंट में एक अनोखा फंड प्रस्ताव लॉन्च किया है। बजाज आलियांज लाइफ का डायनेमिक एसेट लोकेशन फंड ग्राहकों को इक्विटी और डेट के बीच गतिशील रूप से आवंटन करने का अवसर प्रदान करता है। बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल डायनेमिक एसेट लोकेशन इंडेक्स 45% इक्विटी, 45% डेट और 10% लिक्विड है। फंड का परिसंपत्ति आवंटन ऋण और इक्विटी के बीच अधिक गतिशीलता और सक्रिय प्रकृति का होगा। यह फंड मैनेजर से सीमित गुणात्मक इनपुट के साथ एक इन हाउस मात्रात्मक मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य जोखिम रिटर्न को अनुकूलित करना है। यह निवेश रणनीति बाजार में सुधार के दौरान अस्थिरता और नकारात्मक जोखिम को कम करने में मदद करेगी। यूलिप की पेशकश निवेशकों को बाजार के रुझान के अनुरूप अपने फंड को निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगी। यह जो फंड है, यह फंड निवेशकों को जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर सशक्त बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
को क्या रेटिंग मिली है? A+ रेटिंग मिली है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय गवर्नर को A+ रेटिंग दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ ग्रेड अर्जित करने वाले बैंक गवर्नर भारत से शक्तिकांत दास, थॉमस जे जॉर्डन स्विट्जरलैंड से, गुएन थी होंग वियतनाम से हैं। सन 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स सहित 101 प्रमुख देशों, क्षेत्रों और जिलों के केंद्रीय बैंक गवर्नर को ग्रेड देते हैं। सेंट्रल बैंक ये हैं RBI के गवर्नर। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं इनके शक्तिकांत दास। इनका चयन 12 दिसंबर 2018 को हुआ। केंद्रीय बैंक ये इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आती है। मुद्रा है भारतीय रुपया। मुख्यालय है इसका मुंबई में। मुंबई है महाराष्ट्र में। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन के विलय को सितंबर सन 2023 में CCI द्वारा अनुमोदित किया गया था? एयर इंडिया और विस्तारा। CCI ने विस्तारा के एयर इंडिया में विलय होने को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा SIA एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी है और पार्टियों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में अधीन एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा कुछ शेयरधारता का अधिग्रहण किया है। प्रस्तावित संयोजन में नंबर A टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड TSAL और विस्तारा का एयर इंडिया लिमिटेड AIL और एयर इंडिया में विलय की परिकल्पना की गई है, जिसमें AIL जीवित इकाई होगी और विलय पर विचार करते हुए सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड SIA और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड TSPL द्वारा मर्ज की गई इकाइयों में शेयर और तरजीही आवंटन के अनुसार SIA द्वारा मर्ज की गई इकाई में अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण किया गया। TSPL एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली मुख्य निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। TSPL टेल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को AIL का अधिग्रहण पूरा किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 सितंबर को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में श्री मनीष देसाई ने किससे कार्यभार संभाला है? राजेश मल्होत्रा से। मनीष देसाई ने PIB के
प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ये कार्यभार श्री राजेश मल्होत्रा से संभाला है। राजेश मल्होत्रा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री मनीष देसाई 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले श्री देसाई सरकारी विज्ञापन और आउटरीच गतिविधियों की देखरेख के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। मनीष देसाई ने डीजी फिल्म्स डिवीजन, अतिरिक्त डीजी प्रशासन और प्रशिक्षण, आईआईएमसी, सीईओ, सीबीएफसी सहित विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। फिल्म प्रभाग में अपने कार्यकाल के दौरान वह मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना से जुड़े थे। उन्होंने एक दशक से अधिक समय में पीआईबी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मीडिया गतिविधियों को संभाला है। इसी के साथ है पीआईबी क्या है? पीआईबी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका गठन हुआ था 1919 में। मुख्यालय है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में। उत्तरदायी मंत्री हैं इसके राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला की ओर बढ़ते का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन G20 को एक पहल है जिसका उद्देश्य G20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। सम्मेलन में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और एरोस्पेस विनिर्माण पर चर्चा होगी। इसका आयोजन 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर कौन अगला राष्ट्रपति बना है? थरमन शनमुगरत्नम। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्नम ने चीनी मूल के 2 दावेदारों को हराकर सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। थरमन को 70% वोट मिले हैं, जबकि NG कोक सॉन्ग और ना किन लियान को क्रमशः 15.7% और 13.88% वोट मिले हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन ने 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। सन 2001 में राजनीति में शामिल हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने जुलाई में होने वाले चुनावों के लिए अपना अभियान शुरू किया है और देश के दुनिया में चमकदार स्थान बनाए रखने के लिए देश की संस्कृति को विकसित करने का वायदा किया है। 66 वर्ष थरमन शनमुगरत्नम ने 2011 से 19 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में आरसीएफ को किसका दर्जा दिया गया है? हाल ही में आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आरसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न से सम्मानित किया गया है। नवरत्न कंपनियों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों का एक समूह है जिनके पास केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता है। आरसीएफ भारत में सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। नवरत्न कंपनियों में एक ऐसी फर्म को संदर्भित करती है जिसे भारत सरकार द्वारा उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। नवरत्न शब्द का अर्थ है 9 रत्न और इसका प्रयोग रूपक के रूप में यह बताने के लिए किया जाता है कि यह कंपनियां 9 अनमोल रत्नों की तरह हैं जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमियों के मुकुट में चमकते हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एक उर्वरक और रसायन विनिर्माण कंपनी है। कंपनी यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, पानी में घुलनशील उर्वरक, मिट्टी कंडीशनर और कई प्रकार के औद्योगिक रसायन बनाती है। कंपनी 3 खंडों के माध्यम से काम करती है जिसमें उर्वरक, औद्योगिक रसायन और व्यापार शामिल हैं। हमारी आज की वीडियो का प्रश्न है में मोहम्मद हबीब को 74 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए जिससे कि हमें भी जानकारी मिल सके कि आप हमारे वीडियो को पूर्ण तरह से देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको लगता है कि वीडियो में कोई भी त्रुटि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं जिससे कि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें और भी महत्वपूर्ण बना सकें। यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं जिससे कि हम अपने वीडियो को और भी बेहतर कर सकें। यदि आपने हमारे चैनल स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। इसी के साथ स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम 1.0 always with you. Thank you for watching.